नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, बहुत ही अच्छी क्लास लगाने वाले हैं। मैराथन क्लास होगी हिंदी की, जिसमें आपके जो है एक तो एचटेट आपका शामिल होगा। इसमें एचटेट के बेस पर ये क्लास रहेगी। दूसरा जो SSC GD है, इसमें भी आपका 10 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बाकी भी जहाँ भी आपका जिस भी विषय में आपका हिंदी का मैटर कंटेंट आता है, वहाँ पर आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी किए आज की क्लास में। तो इसमें रहेंगे आपके टेस्ट रहेंगे, और टेस्ट में लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज क्या है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कमीज शब्द क्या है। सर्वनाम है तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण वह है, क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर नहीं बता रहा, ये भी नहीं होगा। विशेष्य, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो देखिए यहाँ पर उजला शब्द है, ये विशेषता बता रहा है किसकी? ये कमीज की विशेषता बता रहा है ना। तो ये उजला शब्द का क्या है? उजला शब्द का क्या है? विशेष्य है, अर्थात विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण जो विशेषता बताता हो। तो यहाँ पर जो विशेष्य है ये क्या है? कमीज जो है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। क्यों? क्योंकि कमीज की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है? उजली। और उजली शब्द यहाँ पर क्या होगा? उजली शब्द यहाँ पर विशेषण होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, विलोम की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? यानी जिसमें सारे दोनों जिसमें शुद्ध वो कौन सा है? विराग और चिराग। तो विराग और चिराग नहीं होगा, गलत है। अर्वाचीन और प्राचीन, ये भी क्या है? अर्वाचीन और प्राचीन दोनों का अर्थ प्राचीन होता है, ये भी नहीं होगा। सरस और अरस, सरस की जगह अगर नीरस होता तो हो जाता, तो क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा संयुक्त और वियुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, वियुक्त का है अलग होना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन बताना है। देखिए अशुद्ध कथन, ठीक है। तो देखिए जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए क्या कहा है? जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक कहते हैं। ये भी बात भी सही है, शुद्ध है ये भी। जिस विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की उसे विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ये गलत है, ये अशुद्ध है। क्योंकि विशेषण वो होता है जो संज्ञा की भी बताए और सर्वनाम की भी बताए, दोनों की बताए, वो कहलाता है, वो विशेषण होता है। तो ये आपका ये कथन गलत है, यानी राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? जिस हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें दया न हो निर्दय, जिसमें भय न हो निर्भीक, जो है निर्मम क्या होता है? निर्मम, यानी ममता शब्द क्या किससे बना है? मम नामक सर्वनाम से क्या बना? भाववाचक संज्ञा बनती है ममता। मम नामक सर्वनाम से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनती है ममता, और ममता जिसके अंदर नहीं है वो क्या होता है? निर्मम। राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम तद्भव का एक अशुद्ध है, यानी कि दोनों सही नहीं है, तो वो कौन सा है? तो उपाध्याय का बिल्कुल ओझा होता है, यानी उपाध्याय का बिगड़ा हुआ रूप ओझा है। श्रेष्ठ का सेठ, ये नहीं है। श्रेष्ठ का सेठ ये जो है वो नहीं है, अशुद्ध है। अंगिष्ठ का अंगीठा होता है, आर्द्रक का अद्रक होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है, अच्छा होता है। तो ये तद्भव जो है ये सही नहीं है, तत्सम तद्भव का युग्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? यानी विशेष्य विशेषण की दृष्टि से दीपक, तेल, मणि, रत्न, गुरु, शिष्य। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दृष्टि और दृष्टवंत। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, जो उसको चिन्हित करना है जो शुद्ध है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। क्षोभ क्या होता है? क्षोभ होता है गुस्सा, यानी जब किसी के प्रति गुस्सा होता है क्षोभ कह सकते हैं उसको। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर नहीं दिया, तो ये जरूरी बात थोड़ी है, देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। और शोक है कि, तो शोक तो यहाँ अगर कोई दुख वाली कष्ट वाली बात होती तब होता, और पत्र का जवाब नहीं दिया तो इसमें दुख होने की कोई बात नहीं, तो ये नहीं होगा। यानी राइट आंसर क्या होता है इसका? होगा खेद है कि आपने मेरे पत्रों का, जो हम अगर किसी ने पत्र का उत्तर नहीं दिया तो हम क्या खेद प्रकट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? केवल जो है वो खेद प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर खेद प्रकट किया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था।
समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए नेपोलियन, हमने बात की थी कि जो संज्ञाएं परिवर्तित हो जाती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, वो कई बार क्या हो जाती है, वो जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। और जो जातिवाचक है वो कई बार क्या बन जाती है, वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। जातिवाचक है वो क्या है, वो भाववाचक, व्यक्तिवाचक है वो भाववाचक में बन जाती है। इस तरह से संज्ञाएं जो है वो बदल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ यहाँ पर, आओ आओ आओ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ नेपोलियन शब्द जो है वो क्या है, भी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है तो नेपाल का नेपोलियन हो सकता है कोई और हो, बांग्लादेश का नेपोलियन कोई और हो, है ना। तो यहाँ नेपोलियन क्या है, एक कॉमन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जब किसी के साथ तुलना की जाती है, जब किसी व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, तो जिस व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है वो आपका हो जाता है जातिवाचक। ये आपने अगर वीडियो नहीं देखे हमारे संज्ञा वाले तो उसमें देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला है महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द क्या है, महत्वपूर्ण शब्द जो है वो क्या है, विकारी है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। तो देखिए महत्वपूर्ण में क्या है, एक शब्द आपका महत्व और दूसरा शब्द है पूर्ण, यानी ये दो शब्दों के पूर्ण का अर्थ पूरा होता है, महत्व का अर्थ जिसमें महत्व है ना किसी चीज की जो है। तो यहाँ दो शब्द है और दो शब्द मिलकर जब एक शब्द बने तो वो क्या होता है, वो यौगिक होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक बार इस वीडियो के आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सवाल नंबर 10, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में भी और तो शब्द आए हैं, यानी एक तो है यहाँ पर तो, एक आया भी, इन शब्दों को क्या कहते हैं? तो यहाँ ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रही, ये सर्वनाम नहीं है, ये देखिए सर्वनाम नहीं है, ये संबंध बोधक नहीं है, ये क्या है, निपात है। क्या है, निपात हैं। तो भी पर, है ना, ये क्या होते हैं, ये निपात होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, निपात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग, हरिणा का स्त्रीलिंग स्वरूप क्या होगा? देखिए इसमें क्या है, ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी आ सकता है कि निम्न में से सही शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन आएगा, हरिणी शब्द जो है वो क्या है, वो आपका सही आंसर आपका आएगा। अगला देखिए, देखिए अगला ये क्या हो गया भाई इसको, हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर 12 आ जाता है आपका, और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी दिक्कत है शायद, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ रख लेता हूँ। चलिए, अनुपम शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? अनुपम यानी अनुपमा, यानी जिसकी कोई उपमा ना उसके तुलना ना उसके, तो अतुल, अपूर्व, अनिल, अनोखा। अनिल शब्द, अनिल शब्द का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है पवन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनिल हो जाएगा, क्योंकि अनिल जो है वो अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अतुल, अपूर्व और अनोखा तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, विद्या जमा आलय। विद्या जमा आलय में विद्यालय शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पर विद्या में आ है अंतिम में और आलय में भी आ है, और यहाँ दोनों समान हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सवर्ण संधि, यानी सवर्ण को हम क्या कह सकते हैं, दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, यानी जब दोनों तरफ जो है समान वर्ण हो तो सवर्ण संधि कह सकते हैं, उसको दीर्घ संधि हम कह सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यौगिक धातु, यानी विकार हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया, बदलाव होगा तो योग बनेगा, कुछ यौगिक क्रिया वो कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे नहीं, मानुस मोती चून। यहाँ पर शब्द की शक्ति देखिए, शब्द की शक्ति होती है 3। एक होती है आपकी अभिधा जो बिल्कुल सामान्य अर्थ को प्रकट करे, एक होती है लक्षणा जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, और एक होती है व्यंजना जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। तो यहाँ पर जो है पानी शब्द के विशेष अर्थ जो है यहाँ पर हो रहे हैं, और विशेष अर्थ जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है, लक्षणा शक्ति होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 नंबर है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर होगा, जैसे क जमा श बनेगा क्षय, है ना, और श जमा रे बनेगा श्रेय। तो यहां पर ये कौन सा है? ये आपका होगा संयुक्त स्वर, सॉरी भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, ये मैंने व्यंजन वाला बता दिया। तो भिन्न भिन्न का जैसे ए और ई, ए और ई से क्या बना? ए। तो ये आपका क्या है? संयुक्त स्वर है। व्यंजन की बात अगर आए तो ये व्यंजन की बात आती, तो यहाँ व्यंजन होता तो ये उदाहरण हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और ई, जैसे ये तो संयुक्त स्वर होते हैं।
मैं खाना खा चुका तब वह आया वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यहां पर वाक्य कौन सा है? संक्षिप्त वाक्य, तो संक्षिप्त का मतलब ही नहीं है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विस्तृत वाक्य। तो यहां पर क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य, जिसमें इसका अलग उद्देश्य अलग विधेय, इसमें अलग उद्देश्य अलग विधेय, तो ये दोनों अलग अलग है अपने आप में। तो ये क्या है? दोनों को संयुक्त कर दिया, इसलिए क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए कै से लेकर मैं तक जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श के जो अंत में उनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो मैं के बाद में कौन आता है? ये, रे, ले और वे, ये आते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ये, रे, ले, वे क्या है? यहाँ पर हमारे अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान, मेरा घर स्टेशन से दूर है, यानी दूर है से अलग होने वाला, तो यहां पर कौन सा होगा? यहां पर होगा अपादान। राम घर पर सो रहा है, मे पे पर, ये क्या होगा? यहां पर होगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, मे पे पर यानी घर में या घर पर सो रहा है। राजा निर्धनों को कंबल देता है, राजा निर्धनों को का क्या होता है? एक तो होता है कर्म कारक और दूसरा संप्रदान भी होता है। देखिए जब हमारी यहाँ पर बात हुई थी पिछली क्लास में, तो हमने क्या कहा था उसमें जो कारक वाली, उसमें ये बताया था कि जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है और वापस ना लिया जाए, वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और ये को का अर्थ अगर कोई चीज वापस लेने के लिए किया जाए, वहां पर कर्म होता है। तो यहां पर निर्धनों को कंबल देगा तो राजा वापस लेगा नहीं, तो यहां पर सीधा से बात है आपका क्या हो जाएगा? यहां संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। ठीक है, तो संख्यावाची किस में होता है? तो सीधी सी बात है भाई द्विगु में होता है, और वो समूह का बोध कराने वाला, समूह का बोध कराने वाला द्विगु समास होता है। अगला, किसी के कथन को उद्धृत करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कौन से होते हैं? किसी का कथन कहा गया, जैसे महात्मा गांधी ने कहा जो है कोई भी कथन है, जैसे ये इनके अंदर रखते हैं, इनको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा अंग्रेजी में, और जो है इनको हिंदी में कहते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस वाक्य को क्या रखेंगे? इन्वर्टेड कोमा में इन्वर्टेड कोमा को हम क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी विशेष समूह का बोध कराए, यानी पहला पद क्या है? संख्यावाची और जो किसी विशेष समूह का, तो पीछे आ गया, ये द्विगु समास होता है। ये क्या है? ये द्विगु समास होता है। अगला है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द और बिना परिवर्तन के जो हिंदी में कहलाएंगे तो समान हो गए ना, समान को हम कहते हैं सम, यानी तत्सम। तो उत्तर हमारा हो जाएगा तत्सम, यानी संस्कृत के शब्द जो के तो हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। अगला है, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें परिवर्तन नहीं होता। जिनमें विकार नहीं आता, विकार नहीं आता वो क्या होते हैं? विकारी, यानी जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन ना आए वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो। निराशा क्या होता है? निराशा यानी आशा के अनुकूल न होना। उपेक्षा होता है किसी से, किसी का जो है जो हमसे अपेक्षा रखता है उसका तिरस्कार करना। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित क्या होता है? जिसको हमने आशा ही नहीं की है, ऐसा आशा के न रखने के बावजूद अगर कुछ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। असंभव, जो संभव ना हो सके। तो हमारा राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या, ये देखिए संख्या वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर, तो मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, है ना। इसमें दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे? आपके 7 हो जाएंगे। संयुक्त स्वर कितने? तो संयुक्त स्वर आपके 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार आपसे पूछा सर्वनाम कितने, तो कुल सर्वनाम जो है मुख्य सर्वनाम क्या है? 11 होते हैं। फिर उनके आगे भेद हो जाते हैं। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर निश्चय नहीं हो पा रहा है कोई, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम बताना है जैसा वैसा। तो जैसा वैसा दो अलग अलग वाक्य है, करना वाला और भरने वाला। अलग अलग वाक्यों के अंदर क्या है? ये संबंध स्थापित कर रहे हैं, और जो संबंध स्थापित करते हैं वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष, एक वचन सर्वनाम का, उत्तम पुरुष बहुवचन। मैं है मैं, और ये क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसका बहुवचन रूप क्या होगा? तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम में संबंधवाची, सर्वनाम के संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान करें। निजवाचक का संबंधवाची, निजवाचक का आप ये कह सकते हैं कि संबंध वाला कारक, है ना।
कारक के हिसाब से देखें संबंध वाला कारक कौन सा है, तो निजवाचक का क्या होगा, और वो भी एक वचन का बताना है। तो आप तो क्या होगा, आप नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हमारा अपना हो जाएगा। अपना यानी ये संबंधवाचक भी है ना, अपना। तो ये एक वचन भी है, अगर बहुवचन होता तो यहां पर क्या करना पड़ता, हमारा होता, ठीक है। लेकिन अपना जो है ये निजवाचक सर्वनाम का एक जो है संबंधवाचक रूप बन जाता है। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सीधा से बात है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैं अपना वस्त्र, अपने वस्त्र, मैं अपने वस्त्र स्वयं साफ कर लेता हूं, मैं वस्त्र अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अपने आप, अपने आप, जब किसी भी कार्य को करने के लिए अपने ऊपर बल दिया जाता है तो वहां कौन सा होता है, निजवाचक होता है। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये आपका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कुछ गिरा है, कोई आया है, यानी निश्चय नहीं कर पा रहे, निश्चय नहीं कर पा रहे, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 35 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये सही बात है। मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही बात है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सही बात है। लेकिन मैं तेरे को, यहाँ पर क्या आएगा, मैं तुझे, तुझे, यहाँ सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग क्या होता, मैं तुझे घड़ी दूंगा, ये होता तब शुद्ध होता है। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है कि अशुद्ध कौन सा, ये बताना अशुद्ध, तो अशुद्ध हो जाएगा मैं तेरे को घड़ी दूंगा। अगला वाक्य देख लेते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो है संख्या की बात आए, सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो संख्या होती है 11, और अगर भेद की बात पूछे तो भेद होते हैं 6। तो ये जो है आपको थोड़ा सा संख्या वाले प्रश्न जो ध्यान से रखने हैं। इनमें से अनिश्चयवाची कौन सा है, तो अनिश्चयवाची कौन कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक है, जो क्या है संबंधवाचक है ना, वह क्या है, ये वह जो है आपका पुरुषवाचक है, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, कोई, कोई क्या है, निश्चय नहीं कर पा रहे, कौन है, क्या है, कोई है, तो कोई जो है हमारा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। देखिए हिंदी के अन्य पुरुष वाले कौन से होते हैं, वह और वे, ठीक है। इसके निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, एक तो हो आपका क्या अन्य पुरुष का, और एक साथ में क्या होना चाहिए, वो निश्चयवाचक का भी होना चाहिए। निश्चयवाचक तो वह क्या है, वह हो जाएगा आपका वह रूप जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, पुरुषवाचक में क्या होता है, एक होता है वक्ता, वक्ता क्या होता है, वक्ता होता है उत्तम पुरुष। एक होता है श्रोता, श्रोता कौन सा होता है, वो होता है आपका मध्यम पुरुष। और एक जिसके बारे में जिक्र किया जाता है वो क्या होता है, वो कहलाता है अन्य पुरुष, या उसको क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर बात किसके है, श्रोता के, तो श्रोता के लिए कौन सा होता है, जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं। मध्यम पुरुष में कौन होते हैं, तू, तुम, आप, है ना, ये जो है वो मध्यम पुरुष में प्रयोग होते हैं। अगला नंबर, किस समूह के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, कौन, क्या, किसने। तो इसमें है जो, कोई, वह, तो जो क्या संबंधवाचक है, ये नहीं होगा। जिनका, उनका, किनका, ये भी संबंधवाचक है। जिन्होंने, उन पर, उनको, ये सारे क्या है, नहीं हो सकते, ये होगा, क्योंकि और बाकी में क्या है, प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक केवल एक में ही है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, सफाई, रोग और कौन। ये कौन जो है वो क्या है, ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट आज का, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन गुणवाचक जो है सर्वनाम नहीं होता। गुणवाचक क्या होता है, वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर आपका इसका राइट आंसर होगा तीसरा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की लाइव क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह उनमें भी जुड़ जाइए। हमारी वेबसाइट है, ये जो है वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ्री मॉक टेस्ट जो है किसी भी परीक्षा के लिए आप लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।